आजकल हम बस एक ही बात सुन रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। यूएस का इन्फ्लेशन 40 साल के ऑल मतलब लेवल पे चल रहा है, 40 साल के हाई लेवल पे चल रहा है। आज मैं जर्मनी का होलसेल प्राइस इंडेक्स की नंबर देख रहा था, तो वो नंबर भी अराउंड 22% का नज़र आया है। तो हर जगह पे ये इन्फ्लेशन के नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले रीजन ढूंढते हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन इतना ज्यादा क्यों हुआ है, क्या रीजंस है कि ये 1-2 साल में जो इन्फ्लेशन है ये इतने ऊपर जा चुका है। तो उसके पीछे का रीजन है क्वांटिटेटिव ईजिंग। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ना, क्वांटिटेटिव ईजिंग। यूएस में जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग की गई, या फिर फेडरल रिजर्व जो उनकी सेंट्रल बैंक है, यूएस की सेंट्रल बैंक, उन्होंने जिस तरीके से बैलेंस शीट अपने बढ़ाए फ्रॉम $4.5 ट्रिलियन टू $9 ट्रिलियन तक वो अपनी बैलेंस शीट को लेके गए, तो यानी बहुत जबरदस्त तरीके का मनी सप्लाई उन्होंने मार्केट्स में दिया। अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ यूएस की बात की कि जिन्होंने अराउंड $4.5 to $5 ट्रिलियन का मनी इन्फ्यूजन मार्केट्स में किया है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज भी हम देखेंगे, यूरोपियन बैंक्स भी हम देखेंगे, सेंट्रल बैंक्स, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। दो इंडिया ने इतना ज्यादा मनी प्रिंटिंग नहीं किया क्योंकि हमारे पास ना वो स्कोप था, ना हम उस लेवल की मनी प्रिंटिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो दैट्स व्हाई। सो ये सब चीजें अगर आप लोग देखोगे तो जब बहुत ओवर सप्लाई हो जाता है पैसों का, सो ऑब्वियसली उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन, और जो हम अभी यहां पे देख रहे हैं। और इसका इंपैक्ट मार्केट्स पे निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो हम लोग हमेशा देखते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिए, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ना यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, और इस डिमांड को कंट्रोल अगर करना है तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग लेस। सो वहां पे डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, एंड देन इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। और यही तो वो चीज है कि जो कंपनीज के प्रॉफिट्स के लिए निगेटिव होता है, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दोगे सो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड किस चीज की कम हो जाएगी? डिमांड बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। और कंपनीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंपनीज करते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, तो ऑटोमेटिकली जो नीड बेस्ड चीजें हैं वहां पे लोग स्पेंडिंग करेंगे, बट जो वांट्स है वहां पे लोग कम स्पेंड करेंगे। बट इकोनॉमी सिर्फ नीड्स पे नहीं चलती, इकोनॉमी को चलाने के लिए वांट्स भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। यानी जो एस्पिरेशनल क्राउड है वो जहां पे ज्यादा है, जिस कंट्री में ज्यादा है, वहां पे ग्रोथ जो है वो ज्यादा नजर आती है। तो इसीलिए अब अगर कंपनीज के रेवेन्यूज कम हो गए, प्लस कंपनीज बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोन्स भी लेती है, और वो लोन्स पे अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट पेइंग जो होगा, उनका इंटरेस्ट पेमेंट जो होंगे वो भी वहां पे बढ़ जाएंगे। मतलब एक तरीके से आपके रेवेन्यूज कम हो गए, दूसरी तरीके से आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ गए। सो उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट होगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स भी वहां पे कम हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई स्टॉक प्राइस क्या होती है? स्टॉक प्राइस होती है कि बाबा ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके, तो उन प्रॉफिट्स, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाएगी, वैसा वैसे आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके नेट प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट किस पे होगा? उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट होगा उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। तो ये जो साइकिल्स है, इन्फ्लेशन की साइकिल्स, इनको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसके बाद जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स घटाना शुरू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स जब वो घटाने शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 सेल्स है, रेवेन्यूज कंपनीज के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, एंड कंपनीज के नेट प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए इन्फ्लेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है देखने के लिए। तो यहां दो तरीके के इन्फ्लेशन के नंबर्स हम हमेशा देखते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस
प्राइस इंडेक्स, WPI और CPI जिसको कहते हैं। सो WPI इंडेक्स जो होता है वो मेजरली रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन वहां पे ज्यादा होता है। सो कंपनीज जो रॉ मटेरियल लेती है उनको ये इंपैक्ट करता है, बट हमारे लिए, आपके लिए जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है। तो CPI जहां रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें हम यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, उसमें वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सो दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन, अगर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, सो वो इंडिया में अराउंड 6-6.5% के बीच में अभी है। लास्ट 2 मंथ्स में 6% के ऊपर है, अभी शायद इस मंथ में ये 6.3-6.4% तक भी जा सकता है। तो अभी जैसे यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ चुका है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। 3 दिन पहले आरबीआई की जो पॉलिसी मतलब एमपीसी की मीटिंग्स खत्म हुई, उसके बाद जो उन्होंने पॉलिसी दी, तो वहां उन्होंने बोला है कि अभी हम इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली नहीं बढ़ाएंगे, बट वी आर वॉचिंग दिस स्पेस क्वाइट केयरफुली। और जैसे जैसे अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट लेवल रहता है, व्हाट इज द कंफर्ट लेवल ऑफ आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन? इट इज 4 to 6%। तो अगर वो 6% के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो आरबीआई को उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आरबीआई ने जो FY23 यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो इन्फ्लेशन का रेंज दिया है वो या फिर ऑन एन एवरेज उन्होंने बोला अराउंड 5.7% का। पहले इंडिकेशंस थे आरबीआई के 4.2% के, बट बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, अब उन्होंने वो रिवाइज किया है एंड नाउ FY23 ये फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन का नंबर हो सकता है 5.7%। और आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे हो सकता है। ऑलरेडी हमने लास्ट 2 साल में काफी अच्छे स्टेलर रिटर्न्स देखे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस तरीके के रिटर्न्स शायद हमने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे डिटेल मतलब सारे पैरामीटर्स के जो टर्मिनोलॉजीज है उसके डिटेल वीडियोस हमारे कोर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। स्टडी IQ पे हमने वो कोर्स भी लॉन्च किया है, तो वहां पे अगर स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज करोगे आप तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको 33% का वहां पे मिल सकता है। तो प्लीज स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट कीजिए या फिर ऐप अगर आपके पास है तो वहां से आप ये कोर्स ले सकते हो। अभी तक अराउंड 71-72 वीडियोस हमने वहां पे अपलोड किए हैं। आने वाले समय में अराउंड 25-30 वीडियोस और अपलोड करेंगे। सो क्लोज टू 100 वीडियोस उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिल जाएंगे। प्लस एवरी ऑल्टरनेट वीक मैं खुद वहां पे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेता हूं। 1 आवर का सेशन होता है वो, तो वहां पे आप मेरे साथ फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस वगैरह है या फिर वहां के चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वी विल ट्राई एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो ये इन्फ्लेशन के नंबर पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली डायरेक्ट कर सकता है। कोई मतलब यहाँ कोई एडवाइस बाइंग सेलिंग वगैरह की नहीं दे रहे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस कोर्स में। तो आशा करूंगा आप ज़रूर उस कोर्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।